नमस्कार दोस्तों। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में 30 वर्षीय व्यक्ति की हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस गलत हो जाने के कारण मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल दिल्ली के एक क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनको सेप्सिस हो गया था। सेप्सिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक एक्सट्रीम इन्फेक्शन की वजह से जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसे सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। वैसे डेथ होने का चांसेस रेयर है, फिर भी हो भी सकता है। सेप्सिस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्किन में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, लंग्स में शुरू हो सकता है। सो दिस इज ए केस ऑफ सीरियस मेडिकल नेग्लिजेंस। वैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस सेफ माना जाता है, फिर भी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से सीरियस होने का चांसेस भी है, जैसे कि अभी हुआ है। वैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें हेयर फॉलिकल्स को वन पार्ट ऑफ द बॉडी में से निकालकर अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ग्राफ्ट करते हैं। बेसिकली सिर में जहां पे बाल होगा ना, उधर से हेयर को रिमूव करेंगे और उस जगह पर ग्राफ्ट करेंगे जहां पे हेयर लॉस हो गया होगा, नहीं तो जहां पे बाल नहीं होगा। ये प्रोसीजर एक्चुअली करना चाहिए एक प्लास्टिक सर्जन या फिर डर्माटोलॉजिकल सर्जन। नॉर्मल केसेस में सर्जन क्या करते हैं, सिर का बैक साइड में से या फिर साइड में से हेयर फॉलिकल्स को निकालकर टॉप ऑफ द हेड में ग्राफ्ट करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा हेयर लॉस होने का चांसेस है। वैसे ये प्रोसेस पेनफुल है ऑब्वियसली। जब स्काल्प में से हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करेंगे और दूसरी जगह पर उसे ग्राफ्ट करेंगे तो पेनफुल तो होगा ही, पर सर्जन्स क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेशिया देते हैं। एनेस्थेशिया का मतलब क्या होता है? कोई सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पर आपको पेन नहीं फील होने के लिए एक मेडिकेशन देते हैं, उसे एनेस्थेशिया बोलते हैं। दो तरह के एनेस्थेशिया है दोस्तों, वन इज जनरल एनेस्थेशिया, सेकंड इज लोकल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया मतलब क्या है? दैट पुट यू इन ए स्लीप लाइक स्टेट बिफोर ए सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर। सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर शुरू होने से पहले आपको सुलाएंगे, स्लीप लाइक स्टेट में पहुंच जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, अनकॉन्शियस स्टेट में होगा। इसे जनरल एनेस्थेशिया बोलते हैं। अंडर जनरल एनेस्थेशिया यू डोंट फील पेन बिकॉज यू आर कंप्लीटली अनकॉन्शियस। और एनेस्थेशिया कैसे देते हैं? कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स यूज करते हैं और कभी गैसेस इनहेल करवाते हैं, जिसे एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एनेस्थेटिक्स का नाम मैं बता देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। वन इज प्रोपोफोल, सेकंड इज एटोमिडेट एंड थर्ड इज केटामिन। तो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछ सकते हैं ये तीनों क्या है, तो ये तीनों एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल्स है। और एक होता है लोकल एनेस्थेशिया। वो क्या होता है? जिस एरिया में सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर होगा उधर ही एनेस्थेशिया देंगे, आप कंप्लीटली कॉन्शियस रहेंगे, पर जहां पे आपका सर्जरी हो रहा होगा ना, उधर आपको पेन फील नहीं होगा। इसे लोकल एनेस्थेशिया बोलते हैं। और इंडिया में लोकल एनेस्थेशिया के लिए मोस्ट कॉमनली ब्यूपीवैकेन करके एक ड्रग यूज करते हैं। वैसे देखा जाएगा तो एनेस्थेशिया में कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क काफी कम है, फिर भी कुछ रेयर केसेस में सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जिसे एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर एनेस्थेटिक्स ज्यादा इंजेक्ट करेंगे तो डेथ होने का चांसेस भी है, इसलिए हमेशा पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट केसेस में नॉर्मली लोकल एनेस्थेशिया यूज करते हैं, पर कभी कभी जनरल एनेस्थेशिया भी यूज करते हैं। नाउ हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा रिस्क एनेस्थेशिया नहीं है, और भी है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शंस होने का चांसेस है, वो इन्फेक्शंस बाद में सेप्सिस होने का भी चांसेस है, जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ। और एक इशू यह है दोस्तों, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स गेटिंग ट्रांसप्लांटेड, ये भी मैटर करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, सिंगल ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर 3000 से ज्यादा हेयर्स को ट्रांसप्लांट नहीं करना है। 2019 में भी एक 43 ईयर ओल्ड का डेथ हुआ था हेयर ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। उनका एक सिंगल ट्रांसप्लांटेशन में 9000 हेयर को ट्रांसप्लांट किया था। ये तो बहुत बड़ा रिस्क। अब इस पर्टिकुलर केस में इस पेशेंट के कितने हेयर फॉलिकल्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है एक सिंगल ट्रांसप्लांटेशन में, ये अभी तक पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। नाउ मोस्ट रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया था ऑन who can perform a hair transplant and what kind of medical infrastructure is needed for it। तो इंडिया में कौन कौन हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस कंडक्ट करवा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्लिनिक या हॉस्पिटल में चाहिए, इस बारे में नेशनल मेडिकल कमीशन का गाइडलाइंस है। एंड इट स्टेट्स दैट वाचिंग प्रोसीजर्स डन ऑन वर्कशॉप्स और ऑन यूट्यूब और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स इज नॉट एडिक्वेट ट्रेनिंग टू स्टार्ट एस्थेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए आजकल क्या होता है ना, यूट्यूब में या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत कुछ वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब देख के
फिर एक क्लिनिक खोल देते हैं, उधर हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरू करते हैं। सच प्रोसीजर्स मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ए प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज आरएमपी। आरएमपी क्या होता है मेडिकल टर्म्स में? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर्स शुड बी कंडक्टेड बाय ए लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट टू ए प्रैक्टिशनर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। देसी वाला इलाज नहीं चलेगा। एंड द एनएमसी गाइडलाइन सेज प्रेफरेबली द प्रोसीजर शुड बी अंडरटेकन ओनली बाय दोस who have surgical grooming like formal surgical training। देखिए, जो ये सर्जरी कंडक्ट करवाएंगे उनको फॉर्मल सर्जिकल ट्रेनिंग मिलना चाहिए। बेसिकली उनके पास डिग्रीज होना चाहिए लाइक एमसीएच और डीएनबी। एमसीएच मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ शिरुर्गे। शिरुर्गे बेसिकली एक लैटिन अब्रिविएशन है फॉर जनरल सर्जरी। बस आप इतना ही समझ लीजिए, मास्टर ऑफ जनरल सर्जरी है दोस्तों एमसीएच, एंड द डिग्री इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट मास्टर्स डिग्री इन सर्जिकल साइंस। सर्जिकल साइंस में सबसे टॉप डिग्री माना जाता है एमसीएच। या फिर डीएनबी इन प्लास्टिक सर्जरी और एमडी और डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी। डीएनबी का फुल फॉर्म है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये प्लास्टिक सर्जरी में होना चाहिए या फिर डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे हेल्थ कंडीशंस जो हमारे स्किन, फैट हेयर, नेल्स एंड मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में स्टडी, रिसर्च, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट करने को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? ही और शी who specializes in this area of healthcare। तो जो डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं ना, उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोस्ट सर्जरी वुड कॉन्स्टिट्यूट मैल प्रैक्टिस। गोस्ट सर्जरी क्या होता है? ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। इट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ सर्जन्स विदाउट द पेशेंट्स नॉलेज और परमिशन। पेशेंट का नॉलेज या फिर परमिशन के बिना जब हॉस्पिटल अथॉरिटीज सर्जन को सब्सटीट्यूट करते हैं, दूसरे किसी को भेज देते हैं, इसे गोस्ट सर्जरी बोलते हैं दोस्तों। मतलब देखिए, एक पेशेंट जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए, उन्हें बोला जाएगा ये पर्टिकुलर सर्जन जो है आपका ऑपरेशन करेंगे, तो आपको एनेस्थेशिया दे देगा। एनेस्थेशिया देने के बाद आप तो अनकॉन्शियस हो गए ना। अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज दूसरे कोई सर्जन को भेज देते हैं, इसे गोस्ट सर्जरी बोलते हैं। इट इज ए मैल प्रैक्टिस। तो एनएमसी ने क्लियर किया है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन केसेस में भी गोस्ट सर्जरी वुड कॉन्स्टिट्यूट मैल प्रैक्टिस। एंड द एनएमसी हैज ऑल्सो लेड आउट ए डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्टिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ए हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अवेलेबल है दोस्तों, उसमें से एक है हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस भी अवेलेबल है। तो एनएमसी ने एक डिटेल्ड गाइडलाइन इशू किया है, ऐसे क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में कितने मैन पावर होना चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए, और अगर कोई क्लिनिक में केवल डे केयर सर्जरीज होते हैं, दिन के टेम्पररी सर्जरीज होते हैं, इट शुड बी वेल कनेक्टेड विथ एनी नियर बाय हॉस्पिटल विथ प्रॉपर आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज। तो जहां पे ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर्स वगैरह होता है, उसके आसपास में एक प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटीज है या फिर क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज है। एंड द एनएमसी ऑर्डर हैज सेट अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज एडवर्टाइजिंग विथ फॉल्स एग्जैगरेटेड क्लेम्स शुड नॉट बी इंडल्ज इन। तो किसी भी तरह का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं होना चाहिए जिसमें अलग अलग क्लेम्स रहते हैं, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। फाइनली दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं। इट इज एन इंडियन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ 33 मेंबर्स विच रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था 25 सितंबर 2020 को। एंड द कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशंस, गिव्स accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners and monitors medical practice and assess द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये सारे मेजर फंक्शंस है दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन का। एक तो मेडिकल क्वालिफिकेशंस को ये रिकॉग्निशन देते हैं, मेडिकल स्कूल्स को एक्रेडिटेशन देते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं, एंड इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस को मॉनिटर करते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस भी करते हैं। और ये फॉर्म हुआ था नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 से, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।